फिर से सभी प्यारे शिक्षार्थियों का अपने YouTube चैनल भारतीय पाठशाला में। जो भी लाइव देख रहे हैं वो जल्द से जल्द सभी को शेयर कर दीजिए। हमारे कक्षा 10 की जो महत्वपूर्ण क्लास है वो रिवीजन क्लास वो आ चुकी है। तो जितने भी लाइव देख रहे हैं वो आगे सभी को जल्द से जल्द भेजिए ताकि इस कड़ी में कोई भी विद्यार्थी है वो पीछे ना रहे। और हमने ये बताया था कि वार्षिक परीक्षा से पहले ये वो ही हुबहू प्रश्न हैं जो परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। और ये एक ऐसा शॉर्ट रिवीजन है जिसके माध्यम से अगर कोई जीरो लेवल से भी विद्यार्थी है वो भी बहुत कुछ सीख सकता है और परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकता है। और जो मेधावी छात्र है उनके लिए तो ये बोनस का काम है। वो अपनी रिवीजन के लिए इस क्लास को देख सकता है ताकि अपनी तैयारी है वो बेहतर और सुनिश्चित कर सके। तो मैं शुरुआत करता हूँ आज गद्य खंड से। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इससे पूर्व में कल ही हमने पद्य भाग जो क्षितिज भाग कक्षा 10 से है उससे जितने भी कवि है उन कवि के परिचय से संबंधित जो भी छोटे वाले प्रश्न बन रहे हैं और कवि परिचय हैं या जो पाठ का मूल सारांश है या उस पाठ के माध्यम से उसका क्या उद्देश्य है, कवि क्या कहना चाहता है, सारे प्रश्न अगर थोड़ा सा ध्यान देकर हम देखेंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकूंगा कि आपकी परीक्षा बेहतर होगी। तो इसी के साथ मैं शुरुआत करता हूँ। आज गद्य खंड के जो लेखक हैं उनके जीवन परिचय, कृतित्व और व्यक्तित्व पर हम प्रकाश डालते हैं और उनसे संबंधित परीक्षा में पूछे जाने वाले छोटे छोटे प्रश्न और कवि परिचय के साथ हम लेखक परिचय भी आसानी से अगर परीक्षा में पूछ ले और मूल पाठ का सारांश भी अगर हमें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान है तो उसका उत्तर आसानी से देख सकते हैं। कुल मिलाकर सभी दृष्टि से ये क्लास है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो शुरुआत करते हैं गद्य खंड से। नेताजी का चश्मा ये आपके अध्याय में पाठ है वो सम्मिलित है जिनके लेखक है समय प्रकाश। समय प्रकाश जिनका जिनका जन्म है 1947। कहाँ पर हुआ था? इंदौर में। और इंदौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। यहाँ से ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो समय प्रकाश का जन्म 1947 में अर्थात जहाँ भारत आज़ाद हुआ था उस समय की बात है। और शिक्षा की बात करें, इनकी शिक्षा ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। और उन्होंने पत्रिका पूछ लेगी कौन सी पत्रिका का संपादन किया था। तो पत्रिका का संपादन है वो वसुधा वसुधा नामक पत्रिका का उन्होंने संपादन किया था। हम बात करते हैं उनकी रचनाएं। तो लेखक परिचय में जो उनकी कहानियों का जो संग्रह है उनमें से महत्वपूर्ण है एक तो सूरज कब निकलेगा, बहुत ही अच्छी रचना है। आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान, ये क्या है? उनकी कहानी संग्रह है। तो आप इन कहानी संग्रह को एक बार ज़रूर 2 से 4 बार दोहरान कीजिए। परीक्षा में आपको इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनके अब तक 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। तो कहानी संग्रह की बात जहाँ पर पूछी जाए तो इनके कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? इम्पोर्टेंट है वो 13। आपको ये ध्यान में रखना है। चर्चित उपन्यास उनका कौन सा है? बीच में और ईंधन, ये इनके चर्चित उपन्यास है। पुरस्कार की बात करते हैं
क्योंकि उनकी रचनाओं के लेखन के कारण उन्हें पुरस्कार भी प्राप्त हुए। तो पुरस्कार है वो कौन सा? पहल समान बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से भी उनको पुरस्कारित किया जा चुका है, अर्थात उन्हें ये सम्मान मिला है। अब हम बात करते हैं इस पाठ के अंतर्गत। इस पाठ के अंतर्गत ऐसी क्या बात है जो लेखक इसका मूल उद्देश्य या सारांश है वो स्पष्ट करना चाहता है। तो इस पाठ का परिचय ये है कि इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने बतलाया है कि चारों ओर से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। अर्थात वो कहना चाहता है कि ये जो धरती है और ये धरती चारों ओर से घिरी हुई जो भूभाग है वो ही देश नहीं होता। देश उसमें रहने वाले नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों आदि से बनता है। तो इस प्रकार हमें ये पता चलता है कि देश बनता है उसमें रहने वाले सभी पेड़ पौधे हैं, नागरिक है, जीव जंतु है, प्रकृति है, उनको सम्मिलित रूप से और उनके एक निष्ठ रूप को देकर ही देश बनता है। और नेताजी का पाठ है जो उसके माध्यम से कवि ने बहुत ही अच्छी अर्थात देशभक्ति की भावना ही सर्वोपरि होती है उसको ध्यान में रखते हुए इस पाठ की रचना की है और उनका मूल संदेश भी यही है। तो आपको ये ध्यान में रखना है इस पाठ का। आगे हम बात करते हैं बाल गोविंद भक्त। बाल गोविंद भक्त जो रचना है उन पर राम वृक्ष बेनीपुरी की, राम वृक्ष बेनीपुरी की जो रचना है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1899 में और निधन 1968 में। तो 69 अपने जो जीवन वर्ष के काल में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी के क्षेत्र में। तो वो योगदान उनका उल्लेखनीय है। जन्म की बात करते हैं तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि बेनीपुर से जन्म स्थान है वो कौन से लेखक का है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी का, और बेनीपुरी उनका नाम है और बेनीपुर ही गांव है। इससे भी हम आसानी से पहचान सकते हैं। और उनकी रचना भी बेनीपुरी नाम से है। वो कितने खंडों में है ये भी प्रश्न पूछ ले कि बेनीपुरी की जो रचनाएं कितने खंडों में संकलित है? तो वो 8 खंडों में संकलित है। ये भी हमें ध्यान में रखना है। संपादन उन्होंने किया है तरुण, भारत, किसान, मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी, नई धारा आदि का उन्होंने अपने जीवन काल में इनका संपादन किया है। तो आपको इनका 2 से 3 4 बार दोहरान जरूर करना चाहिए। अब हम बात करते हैं इनकी प्रमुख कृतियाँ के बारे में। जो कौन कौन सी रचनाएं हैं जो उनके लिए प्रसिद्धि का रूप रही है और हिंदी के क्षेत्र में उन्होंने अपना एक उल्लेखनीय स्थान वो प्राप्त किए। पत्तितों के देश में, पत्तितों के देश में ये क्या है? उपन्यास है। क्या है? ये एक उपन्यास है। तो पूछ ले कि उपन्यास कौन सा है? तो उपन्यास है पत्तितों के देश में। वो एक बहुत ही अच्छा उपन्यास है। चिता के फूल, ये क्या है? कहानी। तो चिता के फूल है वो क्या है? कहानी है। तो अब ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चिता के फूल कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, रेखा चित्र है?
तो वो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि चित्ता के फूल है वो कहानी है। अम्बपाली, ये बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है उनका। अम्बपाली उनका एक प्रसिद्ध नाटक है। माटी की मूर्ति, माटी की मूर्ति ये क्या है? रेखा चित्र है। पैरों में पंख बांध कर, ये क्या है? यात्रा वृत्तांत। पैरों में पंख बांध कर, तो उन्होंने यात्रा के दौरान जो रचना की है वो पैरों में पंख बांध कर जो रचना की है। जंजीरें और दीवारें, वो उनका एक सहसमरण है। तो इस प्रकार भी आपको ये ध्यान में रखना है कि जंजीरें और दीवारें वो क्या है? उनका सहसमरण है। आइए जानते हैं उनके बारे में विशेष कुछ तथ्य भी जानते हैं कि किस प्रकार उन्हें कमल का जादूगर कहा गया। कमल का जादूगर अर्थात लेखनी का जादूगर, जो इसलिए कहा गया है कि विशिष्ट लेखन शैली होने के कारण। तो ये प्रश्न है वो कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न केवल कक्षा 10 की नहीं, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हिंदी के हर क्षेत्र से संबंधित ये प्रश्न और लेखक से संबंधित ये प्रश्न पूछा जाता है कि कमल का जादूगर किसे कहा जाता है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी को कमल का जादूगर कहा जाता है। अब हम जानते हैं पाठ परिचय के बारे में। पाठ में ऐसा क्या मूल उद्देश्य है कवि के द्वारा, लेखक के द्वारा जो बताया गया है। तो पाठ परिचय में ये बात बताने की प्रयास की गई है कि बाल गोविंद भक्त एक संजीव रेखा चित्र है। ये भी एक अच्छा प्रश्न बनता है। शुरुआत में छोटे से रूप में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गद्य खंड में से बाल गोविंद भक्त जो एक साहित्यिक रचना है वो किस प्रकार की है? तो वो एक संजीव रेखा चित्र है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, पूर्व में कई परीक्षाओं में भी ये पूछ लिया गया है। बाल गोविंद भक्त एक संजीव रेखा चित्र है। मैंने हर रचना के बारे में बताया है कि जो भी रचना पाठ में आई है वो कुछ न कुछ साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो वो रेखा चित्र है। इस रेखा चित्र के, क्योंकि इसे पढ़ते ही हमारे सामने दृश्य पटल के सामने वो रेखा चित्र है वो प्रकट हो जाते हैं। इस रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। तो इसके माध्यम से यही बताने का प्रयास किया गया है। तो आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिए। बाल गोविंद भक्त है वो किस प्रकार अपने पुत्र की मृत्यु के पश्चात भी अंत तक अपना जीवन में संघर्ष करता रहता है, यानी वो किसी प्रकार में उस पर कोई दबाव या जो मोह माया या उसमें कोई भी ध्यान नहीं रहता है। आइए आगे हम बात करते हैं लखनवी अंदाज, और जिनके रचनाकार है यशपाल। तो यशपाल का जन्म 1903 में हुआ था। कहाँ पर? पंजाब के फिरोजपुर छावनी में। तो यहाँ से प्रश्न बनता है। और इनकी मृत्यु अर्थात निधन है वो 1976 में हुई थी। तो जन्म और निधन के बारे में यहाँ पर आपसे प्रश्न बनता है। आइए जानते हैं इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है। तो इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं कहानी संग्रह। कहानी संग्रह में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता व दुलिया। इस प्रकार है इसमें आपको ये वाद दुलिया और फूलों का कुर्ता, पिंजरे की उड़ान, तर्क का तूफान, ये इम्पोर्टेंट इनकी रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं को आपको
ध्यानपूर्वक देखना है। और आगे बात करते हैं हम इनके उपन्यास के बारे में। तो उपन्यास के बारे में झूठा सच, झूठा सच ये उपन्यास उनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। और ये उपन्यास कब लिखा गया वो भी आपको ध्यान में रखना है कि एग्जामिनर यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि झूठा सच है वो उसका जो लिखने का समय कब था। तो भारत विभाजन की त्रासदी की मार्मिक दस्तावेज है कि भारत का जो विभाजन हुआ था उस समय की स्थिति को देखते हुए जो इसको लेकर लेखक ने लिखा उपन्यास झूठा सच। और उसमें किस बात को दर्शाया गया है कि भारत विभाजन की जो त्रासदी हुई थी वो आर्थिक हो चाहे वो धार्मिक हो, किसी प्रकार से जो जन हानि थी, सब प्रकार से उस झूठे सच के बारे में उन्होंने यहाँ पर इसका संकलन किया था। अमिता, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, मेरी तेरी, उसकी बात, ये भी उनकी क्या थी, महत्वपूर्ण रचनाएं थी। और रचनाओं में क्या थे, उपन्यास। तो उपन्यासों में से आपसे ये प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है और महत्वपूर्ण है, वो कौन सा है, झूठा सच। शिक्षा के बारे में हम इनसे बातचीत करते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज में बीए पास, यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, बीए पास किया था। और ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि यशपाल जी ने बीए कहाँ से किया था। तो बीए है वो उस समय भारत विभाजन से पहले लाहौर के नेशनल कॉलेज से किया था। वहाँ उनका इसी दौरान, यहाँ पर ये प्रश्न भी पूर्व में बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ है कि यशपाल का परिचय लाहौर में किन दो प्रमुख क्रांतिकारियों से हुआ था। तो वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ था लाहौर में। तो लाहौर में यशपाल का परिचय किन दो क्रांतिकारियों से हुआ था, भगत सिंह और सुखदेव से। ये प्रश्न भी आपको इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए थे। तो उस समय वो एक लेखक के साथ साथ हिंदी साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के साथ साथ उस समय भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों से भी जुड़े थे। इसी जुड़ाव के कारण उनको जेल भी जाना पड़ा था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं कि इस पाठ में जो लखनवी अंदाज है, लखनवी अंदाज, इससे हमें ये स्पष्ट पता चलता है कि इसके माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। ये यशपाल की व्यंग्यात्मक कहानी है। अब ये साहित्यिक रचना के बारे में पूछे तो ये साहित्यिक रचना किस प्रकार की है, ये व्यंग्यात्मक रचना है। कौन सी है, व्यंग्यात्मक रचना है। ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से पेपर में प्रश्न बन सकता है। ये कहानी और किस पर आधारित है, केवल झूठी शान शौकत पर। ये कहानी शान शौकत वाली बनावटी शैली पर कटाक्ष करती है, अर्थात उसका विरोध करती है। और हम इसका एक बार सारांश में जान लेते हैं कि क्या घटनाक्रम हुआ था। वो घटनाक्रम इस प्रकार हुआ था कि एक बार लेखक ने नई कहानी लिखने की दृष्टि से, अब लेखक होता है वो हमेशा कुछ न कुछ नई कहानी लिखने के उद्देश्य से कोशिश करता है। तो उन्होंने उस दृष्टि से सेकंड क्लास की एक टिकट खरीद कर अपनी रेल यात्रा प्रारंभ की। वह जिस डिब्बे में बैठने के लिए घुसे अर्थात बैठे, उस डिब्बे में एक सज्जन पहले से ही लखनवी नवाबी अंदाज में
पालथी मारे बैठे थे। उनके सामने 2 ताज़ा चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे और बैठे नवाब साहब ने लेखक से कहा, जनाब खीरे का शौक फरमाइए। तो उन्होंने कहा कि आप भी है वो थोड़ा से खीरे है वो खा लीजिए। लेखक शुक्रिया कहकर मना कर दिया। लेखक ने कहा, ना, मैं मना कर दिया। नवाब साहब ने तौलिया बिछाकर खीरे काटे, फिर वे एक एक फांक उठाकर होठों तक ले गए और उनको सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर गर्व से लेखक की ओर देखा, मानो कह रहे थे, ये खानदानी रईसी का खीरा है, खाने का तरीका। इसके बाद नवाब साहब ने जोरदार डकार ली। वे लेखक की ओर देख कर बोले, खीरा लजीज होता है लेकिन मैदे पर बेस डाल देता है। नवाब साहब की बात सुनकर लेखक को नई कहानी लिखने का विचार मिल गया। इसी आधार पर ये लखनवी अंदाज है वो कहानी लिखी गई कि झूठी शान शौकत वाली बनावटी शैली आधारित है ये कहानी है। एक बार आप थोड़ा सा कहानी पर विशेष ध्यान दीजिए और बाद में आपके लिए ये तो महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से बनते हैं। आगे जान लेते हैं हम मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी जिनकी रचना है एक कहानी ये भी। अब ये लेखिका है, इनका भी अपने साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान रहा है। तो मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ था? मन्नू भंडारी का जन्म 1931, गांव बानपुर, जिला मंदसौर, और मंदसौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो बानपुर, मंदसौर, मध्य प्रदेश और मन्नू भंडारी। थोड़ा सा हम ये भी ध्यान रख रहे हैं, मैं से मन्नू भंडारी, जिला मैं से मंदसौर, राज्य भी मैं से मध्य प्रदेश और बानपुर। इस प्रकार हम ये ध्यान रख सकते हैं, कुछ ट्रिकली भी याद रख सकते हैं। इनकी शिक्षा की बात करें, केवल इंटर तक दीक्षा अजमेर राजस्थान से की थी। जन्म इनका मध्य प्रदेश में और इंटर की शिक्षा राजस्थान में की थी। कई बार प्रश्न ऐसा है कि जन्म तो ध्यान है मध्य प्रदेश में है और पूछ ले कि शिक्षा कहाँ हुई थी, तो हम मध्य प्रदेश के अनुसार मध्य प्रदेश न करें, क्योंकि इनकी शिक्षा है वो राजस्थान के अजमेर ज़िले में हुई थी। ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, परीक्षा में भी पूछा गया है। आइए जानते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो उनकी कहानियाँ और उनके कहानियों का जो संग्रह है, एक प्लेट सैलाब, आंखों देखा झूठ, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशुंक, ये इनकी क्या है? कहानी संग्रह। और उनके कुछ चर्चित उपन्यास भी है। उपन्यास है आपका बंटी, महाभोज, 1 इंच मुस्कान। और ये जो 1 इंच मुस्कान है राजेंद्र यादव के साथ लेखन है, सहलेखन है। यहाँ पर क्या है? सहलेखन, अर्थात उनके साथ में किया गया ये लेखन है, वो आपको ध्यान में रखना है कि 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव के साथ सहलेखन है। यह कहानी यह भी लेखक के जीवन से जुड़े हुए। अब इस कहानी में जो इम्पोर्टेंट तथ्य यही है कि इस कहानी में इनका जुड़ाव कहाँ से था कि उन्होंने अपनी इस कहानी का नाम भी ये रखा कि एक कहानी ये भी। तो लेखक के जीवन से जुड़ाव उनका पिता तथा कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल, इन्हीं के इर्द गिर्द है। इन्हीं के इर्द गिर्द ये एक कहानी है वो इस पाठ से संबंधित है। अब हम जानते हैं इस पाठ परिचय, अर्थात इस
पाठ का परिचय जो मैं आपको बता देता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझें। ये एक कहानी शीर्षक है, आत्मकथात्मक शैली में है। किस प्रकार है, ये आपको पूछ ले कि ये कौन सी साहित्यिक विधा है। आत्मकथात्मक 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 शैली में रचित है। लेखिका ने बताया है कि उसके पिता इंदौर छोड़कर, अब मध्य प्रदेश से छोड़कर, अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में, और जो मकान रहते थे वो भी प्रश्न पूछने वाला था, पूछ लेते हैं कि कौन सा। तो यहाँ पर 2 मंजिले आपको ध्यान में रखना है, 2 मंजिले मकान में कैसे रहने आ गए। उसका आर्थिक परेशानियों से भरा जीवन अजमेर में राजनीतिक पार्टियों के मध्य कैसे गुजरा, और वहाँ पर जो राजनीतिक पार्टियाँ थी उनके मध्य वो जीवन कैसे गुजरा। और कॉलेज के जीवन में लेखिका की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल, उनसे ही जुड़ा था, उस पर क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि वो छात्राओं की नेता रही थी और उन्होंने अपने कॉलेज में सभी के नाक में दम कर रखा था। एक महिला थी उस समय, और महिला का इस तरह से बाहर निकलना और राजनीतिक पार्टियां और उनसे जुड़ी गतिविधियां करना उस समय शोभा नहीं देता था। और कई बार है वो इस प्रकार की शिकायतें हैं वो बाहर से लोग उनको पिता की ओर करते थे। तो लेकिन पिता ने उनका हमेशा हौसला अफजाई रखा कि लड़कियां भी कम नहीं हैं, वो हर क्षेत्र में आगे रह सकती है। तो ये कई चीज़ों का जो उनके सामना करना पड़ा था, तो जिसके कारण वह साहित्यिक क्षेत्र में अपनी रुचि जगा सकी। स्वतंत्रता आंदोलन में होने वाली हड़तालों, प्रभात फेरियों में वे कैसे भाग ले सकी, नेतृत्व कर सकी और भाषणबाजी कर अपना नाम कमा सकी। यही बात है कि मन्नू भंडारी ने अपना नाम है वो हर प्रकार से अग्रणी रूप में आगे रहकर किया था। आगे हम बात करते हैं नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत ये रचना है यतीन्द्र मिश्र की। किनकी है? यतीन्द्र मिश्र की। और यतीन्द्र मिश्र का जन्म है वो कब हुआ था? 1977 में। और कहाँ पर हुआ था? अयोध्या में। तो अयोध्या में इनका जन्म हुआ था। संपादन किया था उन्होंने शहीद पत्रिका का। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि शहीद पत्रिका का संपादन है वो किसने किया था? तो यतीन्द्र मिश्रा ने किया था। बात करते हैं उनके काव्य संग्रह की। काव्य संग्रह की बात करें, यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप, ड्योढ़ी पर आलाप, ये भी उनका क्या है? काव्य संग्रह। विमला देवी फाउंडेशन की स्थापना की। उन्होंने कौन से फाउंडेशन की स्थापना की? प्रश्न यहाँ पर ये बनता है कि यतीन्द्र मिश्रा ने कौन से फाउंडेशन की स्थापना की थी? वो था विमला देवी फाउंडेशन। साहित्य एवं कला के संवर्धन और अनुशीलन के लिए गठित की। तो अब साहित्य की जो कलाएं हैं उनके बढ़ावा के लिए, और जो भी लोग उनका अनुसरण करें, आगे आ सके, इस संवर्धन के लिए उन्होंने इस विमला देवी फाउंडेशन की क्या की थी? स्थापना की थी। उनके द्वारा ये महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय कार्य साहित्य के क्षेत्र में जो बड़ा ही विशिष्ट योगदान है। शास्त्रीय गायिका। दूसरी और इम्पोर्टेंट तथ्य ये है कि जो शास्त्रीय गायिका थी गिरजा देवी, गिरजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरजा लिखी। गिरजा देवी और पुस्तक लिखी गई गिरजा।
तो ये लिखने वाले कौन थे? यतीन्द्र मिश्र। अब बात करते हैं इस उल्लेखनीय योगदान पर उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले। तो उन्हें देखो कि भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान से उनको क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी उनके लिए। हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार भी उनको इस उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रदान किया गया। ऋतुराज सम्मान प्राप्त, ऋतुराज आदि जो समान रूप से सम्मान है वो उनको प्राप्त हो चुके थे। क्या हो चुके थे? प्राप्त हो चुके थे। ये तो हमने आज गद्य भाग में जितने भी लेखक हैं उनके जीवन परिचय के बारे में हमने पढ़ा, उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में पढ़ा, उनका साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान भी पढ़ा, और साथ में हमने जो पाठ है जो हमारी कक्षा 10 की पुस्तक में संकलित हुए उनका भी आने का भी उद्देश्य पढ़ा भाई, किस प्रकार वो क्या कहना चाहते हैं इसके माध्यम से। तो अब हम बात करते हैं नौबत खाने में इबादत जो पाठ है उसके परिचय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है, और ये किस पर लिखा गया है? बिस्मिल खां पर। तो आपको, और वो क्या थे? हमारे देश के सुप्रसिद्ध शहनाई वादक थे। ये आपको ध्यान में रखना है। उस्ताद बिस्मिल खां के बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। ये भी प्रश्न आपको पूछ लिया जाए कि उनके बचपन का नाम क्या था? अमीरुद्दीन था। उनका जन्म डुमराव के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था, अर्थात उनका पूरा परिवार ही संगीत से लगाव रखने वाला था और संगीत के प्रति अगाध उनका प्रेम था। इसलिए जो बिस्मिल खां हैं वो भी क्या है कि बचपन से संगीत की ओर जुड़े हुए थे, और डुमराव में उनका जन्म हुआ था। वे 5-6 वर्ष की उम्र में ननियाल, और ननियाल कहाँ? काशी में आ गए थे। उनके मामा सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक थे। तो इस प्रकार इस पाठ में आपको महत्वपूर्ण बातें यही बताई जा रही है कि थोड़ा सा परिचय आपको यहाँ से, अगर पेपर में आते समय ये बातें आपके दिमाग में अगर है कि इस पाठ के माध्यम से इस पाठ का उद्देश्य क्या है और लेखक कौन है और लेखक ने क्या कहने का प्रयास किया है, और थोड़ा बहुत हम अपनी सहायक पुस्तक पाठ्य सामग्री का भी थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, तो मेरी दृष्टि से ये आपकी वार्षिक परीक्षा में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, ताकि हम इनके बारे में व्यक्तिगत रूप में थोड़ा बहुत जान लेते हैं और रुचि है वो इससे ज़्यादा बढ़ती है। तो आगे हम जो भी कक्षा 10 के कृतिका भाग से जो अध्याय हैं उनसे, और आगे जो भी हमारे हिंदी व्याकरण से संबंधित जो भी प्रकरण हैं उन सभी प्रकरणों का हम 2-3 वीडियो क्लासेस के माध्यम से आपका रिवीजन करा देंगे। आप विश्वास रखिए, इन रिवीजन क्लासों से आपका रिवीजन है वो आसानी से हो जाएगा। अगर आपने अच्छी पढ़ाई की है तो इनको देखने के बाद समय को संतुष्टि हो जाएगी कि हमारा कॉन्फिडेंट कितना है, तो आप और कॉन्फिडेंट के साथ आगे बेहतर तैयारी के साथ एग्ज़ाम में अपना 100% जो दे सकेंगे।
तो मैं आपसे यही आशा करता हूँ आप हमारे जो लाइव क्लास चल रही है ताकि आगे सभी विद्यार्थियों को आगे भेजते रहिए, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी अगर जीरो लेवल से भी अध्ययन कर रहा है, जिसने ध्यान नहीं दिया है, तो उसके लिए भी ये क्लास बहुत उपयोगी है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करने से परे कई बार परीक्षा के विशेष टाइम पर अगर ध्यान दे दिया जाए तो वो हमारे ऊपर बहुत अधिक प्रभाव छोड़ता है। इसलिए आपसे मैं यही आशा करता हूँ कि आप इस संपूर्ण वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने के बाद अपनी जो उपस्थिति है वो लाइव उपस्थिति आप ज़रूर विजिट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर उत्तर देकर अपनी उपस्थिति है वो ज़रूर दर्ज करा दीजिए। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। फिर आगे हम एक बेहतर क्लास के साथ आपके लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।